हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 5th वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ कहाँ होते हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन से एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया था किसने? जे थॉमसन ने। उन्होंने बताया था कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर वो एग्जैक्टली नहीं बता पाए थे कि प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं। क्योंकि जब उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल वैज्ञानिकों के सामने प्रेजेंट किया तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि अगर से एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्योंकि प्रोटॉन्स का जो मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है और इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम होता है। तो ऐसे में तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो जो थॉमसन थे वो अपने परमाणु मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इनका परमाणु मॉडल क्या हो गया? फिर रिजेक्ट हो गया। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया सन 1911 में। उन्होंने क्या किया? एक पतली सोने की पन्नी ले ली, उस पर अल्फ़ा कणों की बौछार की। तो उन्होंने निष्कर्ष ये निकला कि कुछ अल्फ़ा कण सीधे सीधे बाहर निकल गए एटम से। तो इससे पता चला कि परमाणु का कुछ भाग क्या होता है? रिक्त होता है। उसके बाद पता चला कि कुछ अल्फ़ा कण जो थे वो प्रतिकर्षित हो गए। तो इससे ये पता चला कि परमाणु में क्या होते हैं? धनावेशित कण होते हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित कण होते हैं और उन्होंने उसको क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। ठीक है, पर जब रदरफोर्ड ने भी अपना परमाणु मॉडल वैज्ञानिकों के सामने प्रेजेंट किया तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि चलो नाभिक में तो प्रोटॉन्स होते हैं, पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में होते हैं। ठीक है, पर क्या अगर से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो तो सीधे नाभिक में आके गिरेंगे और फिर वो नाभिक में आएंगे। नाभिक में तो प्रोटॉन्स होते हैं, तो एक दूसरे की एनर्जी को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसी तरह रदरफोर्ड भी अपने एटॉमिक मॉडल को पूर्णतः एक्सप्लेन नहीं कर पाए और उनका परमाणु मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ? नील्स बोर आए। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया। ठीक है, जिसे नील्स बोर का मॉडल कहते हैं या बोर का मॉडल कहते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं। ये रदरफोर्ड ने ही बता दिया था, पर उन्होंने ये बताया कि परमाणु की बाहरी और एक फिक्स एनर्जी वाली यानी निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाएं होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, तो कुछ निष्कर्ष उन्होंने भी निकाले कि पहली कक्षा यानी n=1 में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनकी ऊर्जा फिक्स होगी, अतः ऊर्जा व्यय नहीं होगी और वह नाभिक में नहीं आएंगे। इन्होंने इसे ऑर्बिट कक्षा या सेल कहा। उन्होंने बताया कि जो पहली कक्षा है या जो ये कक्षा है, इनकी ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है। यहाँ पर इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं और उनकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी और ये कभी नाभिक में नहीं आएंगी। जब ऊर्जा और ये कब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे? जब ऊर्जा दी जाएगी तभी इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएंगे। मतलब अगर से हम इनको एनर्जी देते हैं, तब जैसे पहली कक्षा को मैंने ऊर्जा दी तभी ऐसी कंडीशन में यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी कक्षा में जाएगा। ठीक है, उन्होंने इनको ये जो मतलब नाभिक के बाहर जो कक्षाएं हैं इनको सेल भी कहा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन के रहने की न्यूनतम सीमा होती है। मतलब उन्होंने ये भी बताया कि जो मतलब पहली जो कक्षा है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 और चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में तथा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नाभिक की बाहरी कक्षा में रहेंगे। उन्होंने ये बताया कि जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की पास वाली कक्षा में होंगे, मतलब K में 2, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षा में मतलब N में होंगे, कितने? 32। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालते कैसे हैं।
इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया 2n का स्क्वायर। तो इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। जैसे पहली कक्षा की है तो k के लिए हमको पता है कि पहली कक्षा मतलब k की वैल्यू क्या होगी 1। ये n जो है ये कक्षाओं की संख्या है, तो पहली कक्षा के लिए n की वैल्यू 1 हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो 2n का स्क्वायर होता है, तो n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर दूसरी कक्षा में कि L के लिए निकाला तो L ये दूसरे नंबर की कक्षा है, देखो सेकंड नंबर की है, तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए वही फार्मूला यूज़ किया 2n का स्क्वायर, तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो L के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 होंगे L कक्षा में। वैसे ही सिमिलरली M के लिए और N के लिए निकालते हैं तो M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो ये सब मॉडल जब प्रस्तुत किए गए तब सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई थी, न्यूट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, और जो है मतलब 1922 में क्या कहते हैं नील्स बोर ने जो ये परमाणु मॉडल दिया था इसके लिए इनको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसके बाद थोड़े समय बाद पे ही क्या हुआ, न्यूट्रॉन्स की भी खोज हो गई। न्यूट्रॉन्स की खोज में क्या बताया गया कि न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की, चैडविक ने की। उन्होंने बताया चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की खोज कैसे की, उन्होंने क्या किया, जब ये तो पता चल गया था कि नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। उन्होंने कार्बन को लिया है। ठीक है, कार्बन का जब उन्होंने परमाणविक द्रव्यमान निकाला, चूँकि प्रोटॉन की संख्या और जो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो तो 6 ही थी, पर जब इसका परमाणविक द्रव्यमान निकाला तो वो 12 निकला, जो कि दुगना था। तो इससे पता चला कि नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ और दूसरे भी कण होते हैं जिनका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, और इन कणों को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। और उन्होंने ये बताया कि ये जो कण होते हैं ये आवेशहीन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन्स की भी खोज हो गई। ये था बोर का परमाणु मॉडल। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।